दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है, बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छे मैसेज के साथ। उसके अलावा दोस्तों इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द कोबरा एंड द मॉन्क। क्या मतलब हुआ दोस्तों? कोबरा, यहाँ सांप के बारे में बात हो रही है, कोबरा सांप। और मॉन्क एक नाउन है जिसका मतलब होता है साधु सन्यासी, जिसे मॉन्क कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ द कोबरा एंड द मॉन्क, मतलब कि कोबरा और साधु। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आज की कहानी आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। On the outskirts of a village, there stood an ancient banyan tree। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ ए विलेज। दोस्तों आउटस्कर्ट्स का मतलब है सीमा, सरहद, मतलब कि एक गांव की सरहद पर। देयर स्टूड एन एंशियंट बनियान ट्री। एंशियंट एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है प्राचीन। मतलब क्या हुआ इस पूरी लाइन का कि एक गांव की सरहद पर एक प्राचीन बरगद का प्राचीन बरगद का पेड़ था। शेफर्ड्स हु केम टू ग्रेज देयर कैटल नेवर डेयर्ड टू गो नियर इट। दोस्तों ये जो वाक्य है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कम मतलब होता है आना, सेकंड फॉर्म में केम, तो ये हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। शेफर्ड का मतलब होता है गडेरिया, जो इस तरह के व्यक्ति होते हैं जो मवेशी वगैरह पशु चराते हैं, जिन्हें चरवाहा भी कहा जाता है, उसे इंग्लिश में शेफर्ड कहा जाता है। और ये प्लूरल नाउन है शेफर्ड्स, मतलब यहाँ पर एक से अधिक चरवाहों के बारे में बात हो रही है। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों ग्रेज को आप नोट कर सकते हैं, ग्रेज का मतलब होता है पशुओं को चराना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? शेफर्ड्स हु केम टू ग्रेज देयर कैटल, मतलब चरवाहे जो अपने कैटल का मतलब मवेशी, जो अपने मवेशियों को चराने के लिए आते थे। नेवर डेयर्ड, डेयर का मतलब होता है साहस करना, हिम्मत करना। नेवर डेयर्ड, उन्होंने कभी हिम्मत नहीं की। टू गो नियर इट, उसके पास जाने की। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला दोस्तों कि जो चरवाहे थे जो वहाँ पर अपने मवेशियों को, मतलब अपने जानवरों को चराने आते थे, उन्होंने कभी भी उसके नज़दीक जाने की हिम्मत नहीं की। क्योंकि बिकॉज मतलब क्योंकि अंडर द ट्री, मतलब पेड़ के नीचे, वॉज द होम ऑफ ए कोबरा, एक कोबरा का घर था। इट वॉज फियर्स एंड नेवर स्पेयर्ड एनी वन हु पास्ट बाय। दोस्तों ये जो वाक्य है ये हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम किसी वाक्य में वॉज वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाया जाता है। और आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, FIERCE, फियर्स। और दोस्तों जब भी मैं आपको कोई वर्ड बताता हूँ मैं आपको हमेशा ये चीज़ भी बताता हूँ कि वो एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है। तो जब भी आप इसे नोट करें तो आप इसको भी लिखें कि वो वर्ब क्या है। तो ये जो वर्ड मैंने आपको बताया फियर्स, ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है खूंखार। तो क्या अर्थ हुआ? इट वॉज फियर्स, मतलब वो खूंखार था। एंड नेवर स्पेयर्ड एनीवन, स्पेयर का मतलब होता है छोड़ना, बख्शना। और उसने कभी भी किसी को नहीं बख्शा। नेवर स्पेयर्ड एनीवन हु पास्ट बाय, जो वहाँ से होकर गुजरा। चलिए आगे देखिए। तो इस पूरी लाइन का मतलब आपको समझ ही आ गया होगा कि वो बहुत खूंखार था और उसने कभी किसी को नहीं बख्शा जो वहाँ से होकर गुजरा। वन डे, एक दिन, अ मॉन्क केम बाय। और मॉन्क का मतलब ऊपर मैंने आपको बताया साधु, और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, सेकंड फॉर्म में केम। वन डे अ मॉन्क केम बाय मतलब एक दिन एक साधु आए।
ही वॉज वेरी नियर टू द कोबराज डैन। दोस्तों यहाँ कोबरा के बाद एपेस्ट्रोफी एस है जिसका मतलब का के की। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग हमें करना होता है। और डैन का मतलब होता है मांद, तो आप इस वर्ड को भी नोट कर लीजिए। डैन का मतलब होता है मांद या फिर अड्डा, इसे डैन कहते हैं। ही वॉज वेरी नियर टू द कोबराज डैन मतलब वह कोबरा की मांद के पास थे, बहुत पास थे। द शेफर्ड्स कॉल्ड अलाउड। दोस्त कॉल का मतलब होता है बुलाना, पुकारना, और अलाउड मतलब ज़ोर से। द शेफर्ड्स कॉल्ड अलाउड मतलब जो शेफर्ड्स थे, चरवाहे थे, उन्होंने दूर से मतलब कि उन्होंने बहुत ज़ोर से उन्होंने पुकारा। एंड वॉर्नड हिम, वॉर्न का मतलब होता है चेतावनी देना, और उनको उन्होंने चेतावनी दी। बट लेकिन द मॉन्क वॉकड पास्ट विदाउट ए केयर, लेकिन जो वो साधु थे वॉकड पास्ट, वो वहाँ से होकर गुजर गए। विदाउट ए केयर, बिना किसी भी ध्यान के, बिना किसी भी केयर के वो वहाँ से होकर गुजर गए। द हिसिंग कोबरा, और ये जो हिसिंग करने वाला मतलब कोबरा था, इस तरह की आवाज़ करने वाला, सून केम आउट, वो जल्दी से बाहर आया। इट्स हुड स्प्रेड वाइड। दोस्तों हुड का मतलब होता है फन, तो आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। जो सांप का फन होता है उसे हुड कहा जाता है। इट्स हुड स्प्रेड वाइड, और जो उसका फन था वो स्प्रेड मतलब कि फैला हुआ था, वाइड मतलब वो पूरी तरह से चौड़ाई में फैला हुआ था। चलिए आगे देखिए। द मॉन्क टर्न्ड अराउंड कामली। दोस्तों कामली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है शांति से। एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा कोई भी शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता को बताए, तो इस तरह के शब्दों को एडवर्ब कहा जाता है। और आप देखेंगे ज़्यादातर जो एडवर्ब हैं वो एल वाई पे ख़त्म होते हैं। तो CALM काम होता है जिसका मतलब होता है शांत, और कामली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है शांति से। और ये हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? द मॉन्क टर्न्ड अराउंड कामली, मतलब जो साधु थे, जो वो संत थे, साधु थे, टर्न्ड अराउंड बड़े मतलब टर्न्ड अराउंड कामली, वो बड़े शांति से आसपास घूमे। टर्न्ड अराउंड कामली। रेज्ड हिज हैंड, रेज मतलब उठाना, सेकंड फॉर्म में रेज हिज हैंड, उन्होंने अपने हाथ को उठाया। एंड चैंटेड आ मंत्रा, और चैंट मतलब जाप करना, एंड चैंटेड ए मंत्रा, और उन्होंने एक मंत्र का जाप किया। इंस्टेंटली द कोबरा लोअर्ड इट्स हुड। दोस्तों इंस्टेंटली का मतलब होता है तुरंत, और यहाँ लोअर का मतलब, और ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। लोअर का मतलब होता है नीचे कर लेना। इंस्टेंटली द कोबरा लोअर्ड इट्स हुड, जो मतलब तुरंत कोबरा ने अपना फन को नीचे कर लिया। एंड ले, और वो लेट गया। एज हार्मलेस मतलब बिल्कुल हानि रहित। हार्मलेस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति, ऐसा कोई भी पशु जो किसी को हानि ना पहुंचाए, और वो हानि रहित रूप में लेट गया। एज एन अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म मतलब कि जैसा कोई अर्थवॉर्म का मतलब होता है केंचुए, जो छोटे छोटे केंचुए आपने अक्सर देखे होंगे जो बारिश के टाइम पे मिट्टी में हो जाते हैं, उसे अर्थवॉर्म कहा जाता है। तो वो एक, और दोस्तों ये जो अर्थवॉर्म होते हैं ये बिल्कुल ही हार्मलेस होते हैं, मतलब कि किसी तरह की हानि नहीं पहुंचाते, किसी को काटते वाटते नहीं है। इस वजह से यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग किया गया। मतलब यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है कि वो एक केंचुए की तरह, जो हार्मलेस होते हैं, वो उसकी तरह नीचे लेट गया। द मॉन्क सैड, साधु ने कहा, लीव दिस लाइफ ऑफ वायलेंस। दोस्तों वायलेंस नाउन है जिसका मतलब होता है हिंसा। तो जो साधु जी थे उन्होंने क्या कहा? लीव दिस लाइफ ऑफ वायलेंस, मतलब हिंसा के इस जीवन को छोड़ दो। लव गॉड, ईश्वर को प्यार करो। एंड ऑलवेज चैंट हिज नेम, और हमेशा उसके नाम का जाप करो। चलिए दोस्तों आगे देखिए। द कोबरा फेल्ट ट्रांसफॉर्म। दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। ट्रांसफॉर्म्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है परिवर्तित हो जाना, और ये फील के सेकंड फॉर्म में फेल्ट। जो कोबरा था उसने खुद को परिवर्तित महसूस किया। आई विल डू एज यू से, उसने क्या कहा? आई विल डू एज यू से मतलब जो आप कहोगे वैसा मैं करूँगा। ही सैड, उसने कहा। डेज पास्ट, डेज पास्ट मतलब कई दिन गुजर गए। एंड द कोबरा कंटिन्यूड चैंटिंग द नेम ऑफ द गॉड, और ये जो कोबरा था उसने ईश्वर का नाम जपना जारी रखा। चलिए आगे देखिए। ग्रेजुअली ही फॉरगॉट द वर्ल्ड अराउंड हिम। दोस्तों ग्रेजुअली भी एडवर्ब है जिसका मतलब होता है धीरे धीरे, धीरे धीरे। ही फॉरगॉट, फॉरगेट का मतलब भूलना, सेकंड फॉर्म में फॉरगॉट में धीरे धीरे वो भूल गया। क्या भूल गया? द वर्ल्ड अराउंड हिम, जो संसार थी, दुनिया थी उसके आसपास, उसे वो भूल गया।
एंड वॉज ऑलवेज इंग्रोस्ड विद द थॉट ऑफ गॉड। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, इंग्रोस्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है लीन हो जाना। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ निकला कि भाई धीरे धीरे वो अपने आसपास की जो दुनिया थी, संसार था, उसे वो पूरी तरह उसे वो भूल गया। एंड वॉज ऑलवेज इंग्रोस्ड विद द थॉट ऑफ गॉड, और वो हमेशा ही ईश्वर के विचारों में वो क्या था, लीन रहता था, मतलब मग्न रहता था। चलिए दोस्तों आगे देखिए। ही स्टॉप्ड हंटिंग, हंट मतलब होता है शिकार करना, और ये फोर्थ फॉर्म है और ये हमारा पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। ही स्टॉप्ड हंटिंग, उसने शिकार करना बंद कर दिया, छोड़ दिया। एंड डे बाई डे, और धीरे मतलब कि दिन प्रतिदिन, बिकेम थिन, वो पतला हो गया। एंड गाउंट। चलिए आगे देखिए। द काउ हर्ट्स ऑन सीइंग द कोबरा लाइंग। दोस्तों शायद मैं इस वर्ड की मीनिंग आपको बताना भूल गया, तो आप इसे नोट कर लीजिए। GAUNT, गॉन्ट, ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दुर्बल। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि ही स्टॉप्ड हंटिंग, मतलब उसने शिकार करना छोड़ दिया, बंद कर दिया। एंड डे बाई डे, और दिन प्रतिदिन। बिकेम थिन एंड गाउंट, वो कमज़ोर मतलब कि वो पतला और दुर्बल हो गया। चलिए आगे देखिए। द काउ हर्ट्स ऑन सीइंग द कोबरा लाइंग लाइफलेस आउटसाइड हिज। और दोस्तों इसका मतलब को भी आप नोट कर लीजिए। काउ हर्ट्स का मतलब होता है चरवाहे, जो व्यक्ति मतलब पशु वगैरह चराते हैं उन्हें चरवाहा कहते हैं हिंदी में, जिसकी इंग्लिश होती है काउ हर्ट्स। जो चरवाहे थे, ऑन सीइंग द कोबरा लाइंग, मतलब वो लाइंग लाइफलेस, वो कोबरा को पड़े हुए देखकर, लाइफलेस मतलब निर्जीव पड़े हुए देखकर, आउटसाइड हिज डेन, आउटसाइड हिज होम, मिसटुक हिम टू बी डेड। तो उस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जो चरवाहे थे, जब उन्होंने उस सांप को अपने घर के मतलब उसके घर के बाहर निर्जीव पड़े हुए देखा, तो उन्होंने उसको मरा हुआ मान लिया, मतलब उसको मरे हुए मानने की उन्होंने गलती कर दी। आगे देखिए। दे टिप टोड क्लोज टू इट। टिप टोड का मतलब होता है चुपके चुपके, दबे पैर कहीं पर जाना, और आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। और दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं तो वहाँ पर दे का प्रयोग किया जाता है। तो जैसा आपने इस वाक्य में पहले देखा कि किसके बारे में बात होती है, चरवाहों के बारे में, कि जो चरवाहे थे जब उन्होंने देखा कि जो सांप है, ये जो कोबरा सांप है, वो अपने घर के बाहर निर्जीव पड़ा हुआ है, तो उनको ऐसा लगा कि वो मरा हुआ है। तो इसी कारण कि वो चुप, और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उनके मन में डर भी था, तो वो धीरे धीरे, दे टिप टोड क्लोज टू इट, वो धीरे धीरे दबे पाँव उसके नज़दीक गए, क्लोज टू इट मतलब उसके नज़दीक गए। एंड स्टार्टेड हर्लिंग स्टोन्स, और उस पर पत्थर फेंकने लगे। चलिए आगे देखिए। बट द पुअर कोबरा डिड नॉट रिटालिएट। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है, ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, ये सब्जेक्ट है, उसके बाद डिड नॉट लगाया जाता है और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। उसके अलावा आप इस वर्ड की मीनिंग को भी नोट कर लीजिए। रिटालिएट का मतलब होता है प्रतिक्रिया करना, किसी चीज़ की जवाबी कार्रवाई करना, जवाब देना, उसे रिटालिएट कहते हैं। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, बट द पुअर कोबरा डिड नॉट रिटालिएट, लेकिन उस बेचारे कोबरा ने प्रतिक्रिया नहीं करी, मतलब उसने इस बात का जवाब नहीं दिया। वैन द क्रिएचर डिड नॉट मूव अ बिट, क्रिएचर का मतलब होता है प्राणी, और ये उसी सांप के बारे में बात हो रही है, कोबरा के बारे में। वैन द क्रिएचर डिड नॉट मूव अ बिट मतलब जब वो प्राणी डिड नॉट मूव अ बिट, वो थोड़ा सा भी नहीं हिला। वन ऑफ द काउ हर्ट्स, जो उनमें से एक मतलब जो उनके बीच में एक जो चरवाहा था, वन ऑफ द काउ हर्ट्स जो एक चरवाहा था, गैदर्ड करेज, उसने हिम्मत जुटाई, गैदर मतलब जुटाना, इकट्ठा करना, गैदर्ड करेज उसने हिम्मत जुटाई, साहस जुटाया। ही टुक द स्नेक बाय द टेल, उसने सांप को पूंछ से उठाया। एंड स्टार्टेड विरलिंग इट अराउंड राउंड एंड राउंड, और वो उसको घुमाने लगा, मतलब उसे गोल गोल वो घुमाने लगा। द स्नेक रिथ्ड विद पेन, और ये जो सांप था रिथ्ड विद द पेन, वो एकदम तड़प गया, दर्द से तड़प गया। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, डिड नॉट प्रोटेस्ट, फिर भी उसने विरोध नहीं किया। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, स्टिल का मतलब होता है अभी भी और फिर भी। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो सांप था वो दर्द से तड़प गया, लेकिन उसके बाद भी उसने फिर भी उसने कोई विरोध नहीं किया। एट लास्ट, आखिरी में, द बॉय, जो लड़का था, डैश्ड हिम हार्ड अगेंस्ट अ रॉक, डैश का मतलब होता है मारना, उसने उसको बहुत ही ज़ोर से एक चट्टान से देकर मारा। एंड लेफ्ट हिम टू डाई, और उसको मरने को छोड़ दिया। द स्नेक फेल अनकॉन्शियस, दोस्तों फॉल अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश हो जाना, और ये सेकंड फॉर्म में फेल, तो क्या अर्थ हुआ, द स्नेक फेल अनकॉन्शियस, ये जो
सांप था वो बेहोश हो गया। चलिए आगे देखिए। दैट इवनिंग, उस शाम, द मॉन्क केम टू सी द कोबरा, मतलब उस शाम जो साधु थे वो उस कोबरा को देखने आए। ही वॉज सॉरी टू सी इट्स प्लाइट। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। प्लाइट एक एडजेक्टिव है, सॉरी प्लाइट एक नाउन है जिसका मतलब होता है दुर्दशा। तो क्या अर्थ हुआ? ही वॉज सॉरी टू सी इट्स प्लाइट, मतलब वह उसकी, इट्स मतलब उसकी, वह उसकी दुर्दशा को देखकर दुखी थे। सॉरी मतलब दुखी होना। वॉट हैव यू डन टू योर सेल्फ। और दोस्तों ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ पर हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो उन्होंने क्या कहा, जो साधु जी थे उन्होंने क्या कहा कि वॉट हैव यू डन टू योर सेल्फ, मतलब आपने अपने आप का क्या कर लिया है। यू आर डाइंग, तुम मर रहे हो। एक्सक्लेम्ड द मॉन्क, जो साधु थे वो चिल्लाए। हाउ डिड दिस हैपन, ये कैसे हुआ। और दोस्तों ये जो वाक्य है हमारा, जो मैंने आपको बताया हाउ डिड दिस हैपन, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? हाउ डिड दिस हैपन, मतलब ये कैसे हुआ। चलिए आगे देखिए। आई हैव लेफ्ट वायलेंस। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना, पाए जाना। जहाँ पर किसी हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर चुका है, लिया है जैसे शब्द वाक्य की टेल पर आते हैं, तो इस तरह का जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर हैज़ या हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। उसके अलावा आप इस चीज़ को भी नोट कर लीजिए, यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल होगा तो हमें हैव का प्रयोग करना होगा, और यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा तो हैज़ का प्रयोग करना होगा। और फिलहाल जो हमारा सब्जेक्ट है वो आई है, तो रूल के अकॉर्डिंगली आई के साथ हैव का प्रयोग किया गया और साथ में थर्ड फॉर्म लगाई गई है। लीव का मतलब छोड़ना और थर्ड फॉर्म है लेफ्ट। और वायलेंस नाउन है जिसका मतलब होता है हिंसा। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? आई हैव लेफ्ट वायलेंस, मतलब मैंने हिंसा छोड़ दी है। आई नेवर प्रोटेस्ट, मैं कभी भी विरोध नहीं करता हूँ। व्हेन पीपल टॉर्चर मी, जब लोग मुझे टॉर्चर करते हैं, जब लोग मुझे तंग करते हैं, मैं कभी भी विरोध नहीं करता हूँ। रिप्लाइड द स्नेक, सांप ने जवाब दिया। आगे देखिए। द मॉन्क देन सैड, फिर जो साधु थे उन्होंने कहा। इट्स नाइस, ये इट्स नाइस टू सी, मतलब ये देखकर बहुत, मतलब मुझे अच्छा लगा। इट्स नाइस टू सी मतलब ये देखकर अच्छा लगा कि यू हैव ओवरकम एंगर। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। ओवरकम का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर काबू पाना, और ये थर्ड फॉर्म है ओवरकम। तो पूरी इस लाइन का क्या मतलब हुआ? जो साधु थे उन्होंने कहा कि इट्स नाइस टू सी दैट यू हैव ओवरकम एंगर, मतलब अच्छा लगा ये देख कर कि आपने अपने गुस्से पर, क्रोध, एंगर मतलब गुस्सा, क्रोध, आपने अपने गुस्से पर काबू पा लिया है। बट लेकिन आई हैड आस्क्ड यू नॉट टू बाइट एनीवन, लेकिन मैंने आपको आई हैड आस्क्ड यू नॉट टू बाइट एनीवन, मैंने आपको कहा था आप किसी को भी ना काटें, मतलब मैंने आपको किसी को भी ना काटने को कहा था। आई डिड नॉट टेल यू नॉट टू हिस, मैंने आपको, लेकिन मैंने आपको डिड नॉट टेल यू टू हिस करने से नहीं रोका। मतलब दोस्तों जो हिस का मतलब होता है, जो सांप फुसकार करते हैं उसको हिस कहा जाता है। तो साधु जी ने उनसे क्या कहा कि भाई मैंने आपको किसी को भी काटने से मना किया था, लेकिन मैंने आपको हिस करने से मना नहीं किया था। ऑल दो, हालांकि, यू मस्ट नॉट हार्म अदर्स, मतलब हालांकि आपको अवश्य ही दूसरों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। यू नीड टू स्केयर पीपल अवे हु वांट टू हार्म यू, क्या मतलब हुआ? दोस्तों स्केयर अवे का मतलब होता है किसी को डराकर भगा देना। तो साधु जी ने क्या कहा था? यू नीड टू स्केयर पीपल अवे हु वांट टू हार्म यू, मतलब आपको ज़रूरत है उन लोगों को डराकर भगा देने की। हु वांट टू हार्म यू, जो आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं। चलिए, तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी कहानी थी, बहुत ही अच्छे मैसेज के साथ। जैसा हमने देखा कहानी के माध्यम से बहुत ही अच्छी बात को यहाँ पर बताया गया है कि जो साधु जी ने बताया था कि हमें कभी भी दूसरों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, हानि नहीं पहुँचाना चाहिए, लेकिन उसके बाद हमें अपनी देखभाल करनी भी ज़रूरी है। जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा कि जो सांप था, जब तक वो लोगों को डराता था तो लोग उसके पास नहीं आते थे, लेकिन जब उसने बिल्कुल ही अपना डिफेंस करना छोड़ दिया, अपने आप को उसने बचाना छोड़ दिया, तो लोग उसका गलत फ़ायदा उठाने लगे। तो यहाँ पर बहुत अच्छी बात बताई गई है कि हमें दूसरों के साथ बहुत ही अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, दूसरों को हानि नहीं पहुँचानी चाहिए, लेकिन साथ के साथ हमें अपनी भी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए कि कोई हमें परेशान ना करे। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी।
और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप कमेंट के माध्यम से बताएं। उसके अलावा यदि आपने कोई आज एक नया वर्ड सीखा हो तो वो भी आप बताएं। और दोस्तों उसके अलावा आज मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दूंगा। मैं आपको 2 वर्ड्स दूंगा, आपको उनका प्रयोग करके 2 वाक्य बनाने हैं। चलिए आप उन्हें जल्दी से नोट कर लीजिए। पहला वर्ड आप नोट कर लीजिए, प्रोटेस्ट, PROTEST। दोस्तों प्रोटेस्ट नाउन है, उसके अलावा ये वर्ब भी है। प्रोटेस्ट का मतलब है विरोध करना। तो आपको एक सेंटेंस बनाना है जहाँ पर आपको इस वर्ड का प्रयोग करना है। अच्छा चलिए अब आप दूसरे वर्ड को भी नोट कर लीजिए। दूसरा वर्ड है ओवरकम। दोस्तों ओवरकम का मतलब होता है किसी चीज़ पर हावी होना, काबू पाना। तो आपको एक वाक्य बनाना है जहाँ पर आपको इस वर्ड का प्रयोग करना है। इस तरह से दोस्तों मैंने आपको 2 वर्ड्स दिए हैं, आपको 2 वाक्य बनाने हैं और उन्हें आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। और दोस्तों उसके अलावा यदि आपको कुछ सुझाव हो तो यू कैन जस्ट do that in the comment section. I always wait for your comments and I always try to respond to you. And apart from this, do write about your experience if you guys have been learning anything or not. So I'm just waiting for your comments. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.